नमस्कार, द सिविलियंस विद शेखर पांडे संस्थान में मैं शेखर पांडे आप सभी भाई बहनों का रोज की तरह आज भी स्वागत करता हूं। उम्मीद के साथ अच्छे होंगे, पढ़ाई लिखाई भी अच्छे तरह की सबकी चल भी रही होगी। आज जो हम लोग को पढ़ाई करनी है वो प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन के स्रोत। ये बड़ा सा टॉपिक सिलेबस में स्पष्ट रूप से क्लियर नहीं है, लेकिन इस टॉपिक में वो सारी चीजें हम देख रहे हैं जो कि बिखरी हुई स्थिति में है, प्राचीन भारत को पूरा समेटे हुए है। चाहे वो हड़प्पा की बात हो, चाहे वैदिक की बात हो, चाहे महाजनपद, चाहे मौर्य, चाहे मौर्योत्तर, चाहे गुप्तोत्तर, चाहे पूर्व मध्यकाल, सारे के सारे प्राचीन भारत को समेटे हुए यह एक टॉपिक है। और इस टॉपिक के अंतर्गत आज हम एक महत्वपूर्ण सब टॉपिक पे काम करेंगे, वो है विदेशी विवरण। विदेशी विवरण का मतलब क्या है? मतलब यह है कि भारत के संदर्भ में विवरण मिल रहे हैं, भारत के संदर्भ में विवरण मिल रहे हैं, किन्हीं विदेशियों के द्वारा विवरण मिल रहे हैं। अब प्रश्न बनता है, क्या ये जो विदेशी भारत के संदर्भ में विवरण दे रहे हैं, क्या वो भारत आकर के भारत को देखा समझा तब विवरण दिया है? उत्तर है नहीं। जरूरी नहीं है कि भारत में आकर के ही भारत को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, तब विवरण दे रहे हैं। ऐसा संभव नहीं है, जरूरी नहीं है। अर्थात चाहे भारत आकर के भारत को देखे समझे हो या अपने देश में ही रह करके किन्हीं अलग अलग स्रोतों के माध्यम से भारत के विषय में कोई जानकारी उनको मिली हो और उन्होंने भारत के संदर्भ में कुछ विवरण दिए हो, अर्थात भारत आकर भी या अपने देश में ही रह करके किन्हीं विदेशियों के द्वारा जो भारत के संदर्भ में विवरण दिए गए, वही विदेशी विवरण के तौर पे समझा जाता है। अब जब विदेशी विवरण की बात करते हैं, बात आगे बढ़ाते हैं थोड़ी, जब विदेशी विवरण की बात करते हैं तो प्राचीन भारत के संदर्भ में जिन विदेशियों के विवरण हैं वो किन किन क्षेत्रों से संबंधित हैं, तो एक चार्ट के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले भारत के विषय में जो विवरण देने वाले लोग हैं वो यूनानी मूल के लोग हैं, चाहे यूनान के हों, चाहे यूनानी मूल के द्वारा ही रोमन साम्राज्य की स्थापना होती है, चाहे वो रोमन लोग हों, या इनके बाद भारत के जो सांस्कृतिक संबंध होते हैं यूनानियों के बाद वो शिफ्ट हो रहे हैं। कहां पे? चीन में शिफ्ट हो रहे हैं, तो चीनी विवरण भी देखने को मिलता है। और इसके बाद जो विवरण मिलता है वो अरबी भाषा में मिलता है या फिर फारसी भाषा में मिलता है, अर्थात अरब देश के लोग हों चाहे ईरान अर्थात फारस देश के लोग हों, इन लोगों के द्वारा, इन क्षेत्रों के लोगों के द्वारा भारत के संदर्भ में विवरण देखने को मिलता है। बात समझते चले जाएंगे। यूनानी रोमन की अगर बात किया जाए तो इसमें जो विवरण देने वाले लोग हैं उनमें कुछ नाम बड़े ही पॉपुलर हैं। सबसे पहले इसमें नाम आता है स्काई लैक्स का, लेकिन नाम के पहले भी इस बात को और तोड़ करके थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। ये जो यूनानी रोमन विवरण है ना, इनको कुछ भागों में तोड़ करके और हम समझ सकते हैं। जैसे सिकंदर के आने के पहले के विवरण, सिकंदर के साथ कुछ विद्वान आ रहे हैं, सीधे सीधे प्रश्न पूछा हुआ है, सिकंदर के साथ कुछ विद्वान आ रहे हैं, वो भारत के संदर्भ में कुछ बातें बता रहे हैं, या इनको सिकंदर के बाद के विवरण के तौर पे भी देखा जा सकता है। यूनानी रोमन की बात कर रहे हैं हम लोग। सिकंदर के पहले में अगर बात किया जाए तो कौन कौन से खास लोग हैं, तो भाई सिकंदर के पहले के व्यक्तियों के द्वारा जो भारत के संदर्भ में कुछ जानकारी दी जा रही है उनमें एक नाम आता है स्काई लैक्स का, इसका स्काई लैक्स का नाम आता है। एक नाम आता है हिकेटियस का, हिकेटियस। एक नाम आता है हेरोडोटस का, नाम सुना होगा।
एक नाम आता है टेसियस का, टेसियस का नाम आता है। सिकंदर के साथ के अगर लोगों की बात किया जाए तो सिकंदर के साथ आने वाले कुछ विद्वान जिन्होंने भारत के संदर्भ में कुछ बातें कही हैं, इनमें एक नाम आता है सबसे पहले नियारकस का, नियारकस। इसके बाद नाम आता है अनेसीक्रिटीज का, अनेसीक्रिटीज का नाम आता है। यह भी प्रश्न पूछा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ नहीं आया था। नियारकस, अनेसीक्रिटीज, अरिस्टोबुलस, अरिस्टोबुलस। अगर सिकंदर के बाद की बात किया जाए, सिकंदर के बाद, तो सिकंदर के बाद में कुछ नाम आएंगे, जैसे एक नाम सबसे पहले आएगा मेगास्थनीज का। किसका? मेगास्थनीज। मेगास्थनीज के बाद नाम आएगा किसका? डाइमेकस साहब का, डाइमेकस। डाइमेकस के बाद एक नाम आएगा डायनोसियस का, डायनोसियस, डायनोसियस का नाम आएगा। इसके बाद, डायनोसियस के बाद ये सीधे सीधे यूनानी लोग हैं। अभी तक जितने नाम लिखे ना, ये सीधे सीधे यूनानी लोग हैं। इसके बाद जो अब विवरण हम लोग देखेंगे वो रोमन लोगों के विवरण देखने को मिलेंगे, और रोमन साम्राज्य से जुड़े हुए व्यक्तियों के विवरण को क्या कहा जाता है, इनको क्लासिकल शब्द दिया गया है। क्लासिकल विवरण के तौर पे इनके विवरण रोमन साम्राज्य के अंतर्गत जो व्यक्ति हैं, भारत आ रहे हैं या अपने देश में ही रहते हुए भारत के संदर्भ में लिख रहे हैं, इनके विवरणों को, इनके उद्धरणों को क्लासिकल विवरण के तौर पे जाना जाता है। इनमें कौन कौन से नाम हैं? तो इनमें आप जानते होंगे, एक नाम प्लिनी का जानते होंगे, एक नाम प्लूटार्क का जानते होंगे, एक नाम जस्टिन का सुना होगा कभी, जस्टिन। एक नाम डायोडोरस या डियोडोरस, एक ही बात है, डायोडोरस का नाम सुना होगा, डोरस। एक अज्ञात यूनानी नाविक का नाम सुना होगा, एक अज्ञात यूनानी नाविक का नाम सुना होगा। इसी में आपने स्ट्रैबो का नाम सुना होगा, इसी में आपने टॉलमी का नाम सुना होगा, आदि आदि। ये रोमन लोग हैं, यूनानी मूल के ही लोगों ने रोमन साम्राज्य का निर्माण किया हुआ था, लेकिन रोमन साम्राज्य से जुड़े हुए ये यूनानी मूल के लोग हैं, लेकिन रोमन की श्रेणी में इनको रखा जाता है और इनके विवरण को क्लासिकल विवरण के तौर पे जाना जाता है। क्लियर है भाई? अब बात करेंगे, तो ये हमने देखा इतने सारे नाम यूनानी रोमन के संदर्भ में। अब चीनियों की अगर बात किया जाए, चीनियों की अगर बात किया जाए तो सबसे पहले नाम आता है किसका? फाहियान का नाम आता है, फाहियान का नाम आता है। फाहियान के बाद जो महत्वपूर्ण है उनके विषय में देखते हैं। फाहियान के बाद सुंग युंग का नाम आता है या सुंग यून, सुंग युंग का नाम आता है या सुंग यून। इसके अलावा वेनसांग का नाम आता है, वेनसांग का नाम आता है। इसके बाद इत्सिंग का नाम आता है, इसके बाद मातवा लिन का नाम आता है, मातवा लिन का नाम। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण चाउ जू कुआ का नाम आता है, चाउ जू कुआ का नाम आता है, नहीं, चाउ जू कुआ। ये कुछ प्रमुख चीनी व्यक्तियों के भारत के संदर्भ में दिए गए विवरण हैं। अगर हम बात करें अरबी फारसियों की, तो अरबी फारसियों में जो पहला नाम आता है वो पहला नाम आता है इब्न खुरदादव का, इब्न खुरदादव। इसके बाद नाम आएगा सुलेमान का, इसके बाद नाम आएगा अल मसूदी का,
और लास्ट में और शायद सबसे महत्वपूर्ण, बिल्कुल ये क्रम है, ये जो भी कुछ लिखा है ना, इनके विवरणों का क्रम है, या इतिहास में पहले मेगास्थनीज है, उसके बाद डाइमेकस है, उसके बाद डायनोसियस है, बिल्कुल ये क्रम से हम लोग आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। अल-मसूदी एक भी ऊपर नीचे नहीं है, सब कुछ क्रमशः लिखा हुआ है। लास्ट में और सबसे महत्वपूर्ण नाम आएगा अल-बरूनी साहब का। अब हमें क्या करना है इस टॉपिक में, हमें इस टॉपिक में करना क्या है कि इन सारे लोगों के विषय में जो कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं उन पे हमें डिस्कस करना है। और जब जब इतिहास में जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, अब जब मौर्य काल पढ़ेंगे तो मौर्य काल के जानने के इतिहास के साधन जब मौर्य काल में भी देखेंगे तो कुछ अलग से भी इन लोगों के विषय में, चाहे वो मेगास्थनीज हो, चाहे डायमेकस हो, चाहे डायनोसियस हो, इन लोगों के विषय में भी जानकारी मिलेगी। अब थोड़ा सा और समझें, ये जो लिखा आपने रोमन, ये जो आपने लिखा रोमन क्लासिकल विवरण और इतने सारे नाम, ये बेसिकली किस समय काल की जानकारी दे रहे हैं? तो भाई ये लोग बेसिकली मौर्योत्तर काल के विद्वान हैं। जब भारत में मौर्योत्तर काल चल रहा था तो मौर्योत्तर काल की जानकारी देते हैं, याद रहेगा, ये सारे लोग मौर्योत्तर काल की जानकारी दे रहे हैं। अगर बात करें कि भाई ये मेगास्थनीज, डाइमेकस और डायनोसियस साहब किस समय काल के विद्वान हैं, किस समय काल की जानकारी दे रहे हैं, तो भाई ये लोग मौर्य काल से जुड़े हुए लोग हैं, मौर्य काल की जानकारी प्रस्तुत कर रहे हैं। अर्थात मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के समय काल में आया था, डाइमेकस बिंदुसार के समय काल में आया था, डायनोसियस अशोक के समय काल में आया था। बिल्कुल क्रम है इनका। मौर्योत्तर हो गया, मौर्य हो गया। इसके पहले, मौर्य काल के पहले भारत में कौन सा समय काल? तो भाई मौर्य काल के ठीक पहले ये सिकंदर का आक्रमण होता है। सिकंदर के आक्रमण का ही लाभ उठा करके चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की मदद से पश्चिमोत्तर क्षेत्र पर कब्जा कर लिया था। मेरी बात समझेंगे। आमतौर पे लोग यह जानते समझते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की मदद से नंद वंश का समूल नाश कर दिया और घनानंद की हत्या होती है, और घनानंद अर्थात नंद वंश के बाद सीधे सीधे मौर्य राज्य की स्थापना होती है चंद्रगुप्त मौर्य के नेतृत्व में। लेकिन ये अधूरी बात है। नंदों का समूल नाश करने के पहले, नंदों का समूल नाश करने के पहले चाणक्य की प्रेरणा से चंद्रगुप्त को यह समझ में आया कि अपनी क्षमता बढ़ाना जरूरी है, अपनी सैन्य क्षमता बढ़ाना जरूरी है, क्योंकि लड़ाई एक बड़े शत्रु के साथ है जो कि घनानंद है, जो कि स्थापित नंद वंश है। तो अपनी शक्ति को बढ़ाना है पहले उनसे लड़ाई करने के लिए, तो हमारे लिए कुछ शक्ति संचय का कार्य होना चाहिए। और इस तरीके से चंद्रगुप्त मौर्य ने सबसे पहले जो सिकंदर के आक्रमण के प्रभावित क्षेत्र थे, पश्चिमोत्तर भारत का क्षेत्र, सिकंदर आक्रमण करता है, फिर चला जाता है, सिकंदर मर जाता है, अपने कुछ सेनापतियों को उन क्षेत्रों में छोड़ दिया था पश्चिमोत्तर भारत के क्षेत्र में। अब चूंकि भारतीय क्षेत्रों पर सिकंदर मर चुका है, भारतीय क्षेत्रों पर सिकंदर के सेनापतियों का शासन है, पश्चिमोत्तर क्षेत्र में भारतीय क्षेत्रों पर शासन है, तो समय समय पे भारतीयों द्वारा उन क्षेत्रों में विद्रोह भी हो रहा था। चंद्रगुप्त मौर्य ने इस बात को समझा, चाणक्य ने समझाया कि पहले उन क्षेत्रों पे काम करो। चंद्रगुप्त को समझ में आया कि जो भारतीय विद्रोही हैं उनको अपने साथ मिलाओ और पश्चिमोत्तर क्षेत्र को बाह्य आक्रांताओं से पहले मुक्त करो। चंद्रगुप्त ने यही काम किया, उसको सफलता मिली। पश्चिमोत्तर क्षेत्र यूनानियों के चंगुल से मुक्त कराया चंद्रगुप्त ने, उसकी शक्ति बढ़ी, उसकी प्रतिष्ठा बढ़ी। एक छोटा सा व्यक्ति एक बड़े व्यक्ति के रूप में स्थापित होता है, उसकी शक्ति सामर्थ्य बढ़ती है। और उसके बाद नंद वंश का समूल नाश किया था, उसकी भी एक अलग कहानी है। तो
मौर्य शासन के पहले या मौर्य राज्य की स्थापना के पहले भारत में सिकंदर का आक्रमण होता है। और ये जो सिकंदर का आक्रमण होता है वह कब होता है? तो भाई ये चौथी सदी ईसा पूर्व में होता है। चौथी सदी ईसा पूर्व में होता है। नहीं, सिकंदर भारत में लगभग 19 महीने तक रहा था। 326 से 324 ईसा पूर्व के बीच लगभग भारत में 19 महीने रहा था। सिकंदर का जो आक्रमण होता है वो 326 ईसा पूर्व से लेकर के 324 ईसा पूर्व के बीच होता है। अर्थात ये जो 326 ईसा पूर्व का समय काल है, इसको क्या कहा जाएगा? चौथी सदी ईसा पूर्व कहा जाएगा। तो ये जो सिकंदर के साथ के 3 लोग हैं जो ये विवरण दे रहे हैं, वो चौथी सदी ईसा पूर्व का विवरण दे रहे हैं। इसके पीछे ये जो स्काईलैक्स, हिकेटियस, हेरोडोटस और टेसियस साहब, ये लोग जो हैं, ये लोग किस समय काल की जानकारी दे रहे हैं? थोड़ा सा और पहले की जानकारी दे रहे हैं। छठी पांचवी सदी या शताब्दी ईसा पूर्व की जानकारी दे रहे हैं। क्लियर है? तो भारत में अब कंक्लूजन निकल करके आया कि भारत में जो विदेशियों के विवरण मिल रहे हैं वो सबसे पहले किस समय काल के मिल रहे हैं? याद करेंगे, छठी सदी ईसा पूर्व के प्राचीनतम विवरण मिल रहे हैं। विदेशियों के द्वारा किस समय काल की प्राचीनतम जानकारी मिलती है? तो प्राचीनतम जो विवरण मिल रहे हैं वो छठी सदी ईसा पूर्व के मिल रहे हैं। प्लीनी, ये है PLINI अर्थात प्लीनी। ठीक है, ओके, क्लियर है? आसान समझ में आ रहा होगा निश्चित रूप से। छठी पांचवी सदी ईसा पूर्व में इन लोगों के विवरण देखने को मिलते हैं। सिकंदर के साथ के लोग चौथी सदी ईसा पूर्व का विवरण देते हैं। और चौथी सदी ईसा पूर्व में ही भारत में चंद्रगुप्त मौर्य के नेतृत्व में मौर्य साम्राज्य की स्थापना होती है। मौर्य के समय काल में ये जानकारी, और मौर्यों के बाद का समय काल मौर्योत्तर काल कहा जाता है। मौर्योत्तर काल की जानकारी ये लोग दे रहे हैं। अर्थात एक चीज और निकल करके आई कि भाई छठी सदी ईसा पूर्व से लेकर मौर्योत्तर काल का मतलब क्या है? मौर्योत्तर काल का मतलब है 200 ईसा पूर्व से लेकर 300 ईस्वी तक का जो लगभग 500 वर्षों का समय काल है ना, यह मौर्योत्तर काल के विषय में जाना जाता है। मौर्योत्तर काल के नाम से जाना जाता है। अर्थात लगभग देखा जाए तो छठी सदी ईसा पूर्व से लेकर के लगभग 300 ईस्वी तक की जानकारी कौन से विदेशी लोग दे रहे हैं? यूनानी, रोमन लोग दे रहे हैं। याद रहेगा? अर्थात मौर्योत्तर काल तक, बात को समझें, मौर्योत्तर काल तक, छठी सदी ईसा पूर्व से लेकर के मौर्योत्तर काल तक भारत का जो सबसे घनिष्ठ सांस्कृतिक संबंध रहा, वो संबंध किनके साथ रहा होगा कि ये लोग भारत आ रहे हैं या भारत के विषय में जानकारी दे रहे हैं? तो भाई ये यूनानी होंगे, ये रोमन होंगे, क्योंकि इन्हीं लोगों का शासन फारस में था। इन्हीं लोगों का शासन फारस अर्थात ईरान में था। तो इनको यूनानी कह लें, चाहे रोमन कह लें, चाहे फारस देश के लोग कह लें। इसके बाद क्या होता है? कहानी शिफ्ट होती है 300 ईस्वी के आसपास। अब भारत में क्या हुआ? 300 ईस्वी के लगभग भारत में गुप्त काल की शुरुआत होती है। गुप्त काल आरंभ होता है। गुप्त काल आरंभ श्री गुप्त से गुप्त काल की शुरुआत होती है। और मौर्योत्तर काल के बाद, ये जो मौर्योत्तर काल था 200 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी तक, लगभग 500 वर्षों का, इसके बाद ही यह गुप्त काल आरंभ होता है। और गुप्त काल की जानकारी मुख्य रूप से कहां से देखने को मिलती है? तो भाई ये जो चीनी विवरण है, मुख्यतः
गुप्त काल की जानकारी से इनके विवरण की शुरुआत होती है। जैसे फाहियान है, जैसे सुंगयून है, ये दोनों के दोनों गुप्त काल में भारत आए थे। ये दोनों गुप्त काल में भारत आए थे। ये दोनों गुप्त काल की जानकारी देते हैं। ये दोनों गुप्त काल की जानकारी देते हैं। फिर वेनसांग इत्सिंग, ये 7वीं सदी में आए, 7वीं सदी में हर्षवर्धन के समय काल में। तो ये लोग गुप्त के बाद गुप्तोत्तर काल की जानकारी देते हैं। मातवालिन और चाओ जुकुआ ये और बाद में आते हैं। गुप्तोत्तर काल के बाद का जो समय काल है वो है पूर्व मध्यकाल। ये लोग पूर्व मध्यकाल की जानकारी देते हैं। फिर आगे बात बढ़ी, चीन के साथ संबंधों में थोड़ी सी गिरावट आती है और अब संबंध शिफ्ट हो रहे हैं 712 गुप्तोत्तर काल। 712 ईस्वी में आपको पता होगा सिंध पर अरबों का आक्रमण होता है और 710-11 या कह लें कि 8वीं सदी के आरंभ से ही 8वीं सदी के आरंभ से ही अब अरबी लोग का भारत आना जाना शुरू होता है। उसी संदर्भ में 712 में सिंध पर अरब आक्रमण होता है और यहां से अर्थात 8वीं सदी से लेकर कब तक, तो भाई अलबरूनी कब आ रहा है? महमूद गजनवी के साथ आ रहा है। महमूद गजनवी भारत में कब आ रहा है? तो भाई 1000 से लेकर के 1026 के बीच कुल 27 वर्षों में 17 बार आक्रमण करता है। अर्थात ये 1000 से 1026 का मतलब 11वीं सदी हो गया। 11वीं सदी हो गया। अर्थात ये जो अरबी फारसी विवरण हैं वो प्राचीन भारत के संदर्भ में कब तक, तो ये जो 11वीं सदी है इसका मतलब पूर्व मध्यकाल है, पूर्व मध्यकाल का समय है तक की जानकारी ये लोग दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि इसके बाद 11वीं सदी तक की जानकारी दे रहे हैं। इसके बाद क्या होता है आपको पता है, पूर्व मध्यकाल के बाद क्या होता है, मध्यकाल का समय शुरू होता है और मध्यकाल का शुरुआत कब से माना जाता है? 1206 से लेकर के 1757 तक का जो समय काल है मध्यकाल के तौर पे जाना जाता है। और 1206 का मतलब क्या है? भारत में मध्यकाल की शुरुआत कब हुई? तो भारत में मध्यकाल की शुरुआत हुई 13वीं सदी में। मध्यकाल का अंत कब होता है भारत में और आधुनिक काल की शुरुआत कब होती है भारत में? तो 18वीं सदी में भारत में मध्यकाल का अंत होता है और आधुनिक काल की शुरुआत होती है। अब यहां पे एक तुलना भी समझा जा सकता है, एक तुलना भी समझा जा सकता है यूरोप से। आप देख रहे हैं कि भारत में मध्यकाल की शुरुआत हो रही है 13वीं सदी में। भारत में मध्यकाल की शुरुआत हो रही है 13वीं सदी में। अगर एक तुलना करें कि भाई यूरोप में मध्यकाल की शुरुआत कब हो रही है, तो यूरोप में मध्यकाल की शुरुआत 5वीं सदी में ही हो जा रही है। 5वीं सदी में हो रही है नहीं। और यूरोप में मध्यकाल का अंत कब हो रहा है, तो आपको बताया कि यूरोप में मध्यकाल का आरंभ 5वीं सदी में हो रहा है। पॉलिटिकल साइंस वाली क्लास में हमने इसको पढ़ा हुआ है। 5वीं सदी में आरंभ हो रहा है और अंत कब हो रहा है? 14वीं सदी में हो रहा है। 14वीं सदी में, अर्थात 5वीं से लेकर के 14वीं सदी तक यूरोप में मध्यकाल के तौर पे जाना जाता है। और 15वीं सदी से यूरोप में ही बात हो रही है। आधुनिक काल की शुरुआत यूरोप में पहले हो जाती है। यूरोप में मध्यकाल का समय ड्यूरेशन ज्यादा रहता है। यूरोप में मध्यकाल का ड्यूरेशन, दीर्घावधि ज्यादा देखने को मिलती है। भारत में लगभग 500 वर्ष का मध्यकाल रहा है। भारत में मध्यकाल लगभग 500 वर्षों का रहा है, जबकि यूरोप में मध्यकाल लगभग 1000 वर्ष तक रहा है। धर्मतंत्र और जागीरदारों का, जमींदारों का, सामंतों का प्रभाव रहा। मध्यकाल का मतलब ये। भारत में आधुनिक काल की शुरुआत हो रही है 18वीं सदी में, जबकि यूरोप में आधुनिक काल की शुरुआत 15वीं सदी में ही हो जा रही है। अर्थात
भारत में जो आधुनिकता आई उससे लगभग 300 वर्ष पहले ही यूरोप आधुनिक होना शुरू हो गया था। क्यों? क्योंकि भारत में ये जो आधुनिकता आती है, इसको भी समझ लें, भारत में ये जो आधुनिकता आ रही है, भारत में जो आधुनिकता आ रही है, आधुनिक काल की जो शुरुआत हो रही है, वो किसके प्रभाव से हो रही है? तो सीधे सीधे कहा जाता है यूरोपियों के प्रभाव में। यूरोपियों के प्रभाव में भारत में आधुनिकता की शुरुआत हो रही है। क्यों यूरोपियों के प्रभाव में? क्योंकि 1757 में अंग्रेज अब भारत में शासक वर्ग के रूप में स्थापित हो जाते हैं, यह एक कारण बताया जाता है। 18वीं सदी 1757 में जब प्लासी का युद्ध, बंगाल पे अधिकार अंग्रेजों का हो जाता है, तो अंग्रेज अब भारत में शासक वर्ग के रूप में स्थापित हो जाते हैं और अपने यूरोपीय कल्चर को बंगाल और धीरे धीरे पूरे भारत में प्रसारित करते हैं, प्रचारित करते हैं। तो भारत की कल्चर को बदलने का प्रयास होता है। कुछ नई यूरोपीय कल्चर की चीजें भारत में देखने को मिलती हैं, तो यहीं से आधुनिकता की शुरुआत भारत में मानी जाती है। अर्थात भारतीयों की तुलना में यूरोपीय पहले ही आधुनिक विचारों से ओतप्रोत हो चुके हैं। अब जो भारत में 18वीं सदी में आधुनिकता की शुरुआत होती है, फिर एक प्रश्न बनता है कि आधुनिक यूरोप में आधुनिकता की शुरुआत 15वीं सदी में हो जाती है। यूरोप के लोग आधुनिक कैसे हुए? यूरोप के लोग, भारत के लोग तो यूरोपियों के प्रभाव में आधुनिक हो रहे हैं, आधुनिकता की शुरुआत हो रही है, आधुनिक काल की शुरुआत हो रही है। यूरोपीय कैसे आधुनिक हुए? तो भाई 15वीं सदी में एक महत्वपूर्ण विचार के तौर पे घटना देखने को मिलती है जिसको कहा जाता है पुनर्जागरण, जिसको इंग्लिश में रिनेसा कहा जाता है। RENAISSANCE, रिनेसा कहा जाता है। पुनर्जागरण की वजह से यूरोप में आधुनिकता की शुरुआत होती है। पुनर्जागरण कोई एक घटना नहीं रहा। 100-200 वर्षों में जो तमाम सारी विकसित होने वाली विकासशील प्रकार की घटनाएं रही, चाहे भौगोलिक खोज हो, चाहे पोप का पतन हो, चाहे सामंती व्यवस्था का पतन हो, चाहे व्यापार वाणिज्य में वृद्धि हो, चाहे विज्ञान तकनीकी का डेवलपमेंट हो, बहुत सारे कारण रहे, चाहे धर्म युद्ध हुआ हो, कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों का अधिकार 1469 में हो गया, बहुत सारे कारण रहे हैं जिसकी वजह, जिनको सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है? पुनर्जागरण कहा जाता है। 15वीं सदी में इसकी झलक की शुरुआत हो रही है। यूरोप आधुनिक 15वीं सदी में हो गया, जबकि भारत में लगभग 300 वर्षों बाद आधुनिक काल की शुरुआत होती है। तो एक समझ डेवलप करने का प्रयास कर रहे हैं आपके दिमाग के लिए। आगे बढ़े। उम्मीद करता हूं निश्चित रूप से आपके ज्ञान में वृद्धि हो रही होगी। चलें अब बारी बारी से देखना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने देखा यूनानी विवरण। ये जो यूनानी विवरण है, इसमें पहला नाम हमने देखा स्काईलैक्स का, नहीं स्काईलैक्स। इसको लेकर के अब क्या एक दो महत्वपूर्ण बातें देखने को मिलती हैं, समझने का प्रयास करेंगे। पहली महत्वपूर्ण बात, यह प्रथम ज्ञात, नोट करते रहेंगे, प्रथम ज्ञात यूनानी था जो भारत आता है। भारत आया, इसको भारत भेजा किसने था? तो भाई इसे जो भारत भेजने वाला व्यक्ति है वो ईरानी साम्राज्य का, किसका? इसे ईरानी या फारसी या हखामनी वंश, ईरान में इसमें कौन था? हखामनी वंश का राजा जो था, जिसका नाम था दारा, या इसी को कहते हैं डेरियस। डेरियस ने भेजा था, डेरियस ने भेजा था। क्यों भेजा था? इसका कारण क्या है? क्यों भेजा था? तो भाई इसे भेजा था कि जाओ सिंधु नदी का पता लगाओ, सिंधु नदी के मार्ग का पता लगाने के लिए, मार्ग का पता लगाने के लिए। प्रश्न बनता है कि सिंधु नदी की जानकारी देने वाला पहला विदेशी कौन? उत्तर होगा स्काईलैक्स। याद रहेगा
सिंधु नदी का विवरण देने वाला कौन? तो उत्तर है स्काईलैक्स। कब की बात है? तो 6ठी सदी ईसा पूर्व की बात है। ठीक है, ये जो ईरानी है, ये ईरानी है या फारसी है, इसी को पारसीक भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? पारसीक। दूसरी भी बात करेंगे। दूसरा जो विद्वान है उसका नाम आपको बताया हिकेटियस, नहीं हिकेटियस, हिकेटियस, हिकेटियस। अब ये समझ लें कि ये जो फारसी लिखा, हखामनी वंश लिखा, पारसीक लिखा, ये बेसिकली ये यूनानी मूल के ही लोग हैं जो फारस क्षेत्र पर, ईरान क्षेत्र पर शासन कर रहे हैं। ठीक है, फारस क्षेत्र पर या ईरान क्षेत्र पर ये लोग शासन कर रहे हैं। ये लोग यूनानी मूल के ही लोग हैं। आगे बात करेंगे हिकेटियस। हिकेटियस दूसरा व्यक्ति है जो कि भारत के संदर्भ में कुछ सूचनाएं उपलब्ध कराता है। बस इसको क्रोनोलॉजी में लगाने के लिए याद रखना है, कुछ भी ऐसी खास बात नहीं है। बस हिकेटियस के संदर्भ में भारत नहीं आ रहे हैं, बल्कि भारत के संदर्भ में कुछ सूचनाएं ये जरूर उपलब्ध करा रहे हैं। इसके बाद तीसरा नाम आता है टेसियस का। टेसियस, ये जो टेसियस साहब हैं, ये ईरान के अर्थात वही हखामनी वंश, फारस, ईरान के राजवैद्य थे, राजवैद्य थे। दूसरी महत्वपूर्ण बात, भारत के विषय में बात तो ये बता रहे हैं, लेकिन भाई साहब कभी भी भारत नहीं आए, कभी भी भारत नहीं आए। याद रहेगा, कभी भी भारत नहीं आए। तो ये जो भी बातें कह रहे हैं भारत के बारे में, जो भी बातें कहेंगे टेसियस साहब, भारत कभी नहीं आए, आंख से कभी भारत देखा नहीं। अब जो भी बातें कहेंगे वो सुनी सुनाई बातें ही कहेंगे, और जो सुनी सुनाई बातें हैं कई बार वो भ्रामक होती हैं, कई बार सत्य से परे होती हैं, उनकी प्रामाणिकता में संदेह होता है। क्लियर है बात? अगर हमने जापान की यात्रा नहीं की, हम कभी अमेरिका नहीं गए, हम सुनी सुनाई बात कोई गया हुआ हो या वो भी कहीं से सुना हुआ हो, बता रहा है कि जापान ऐसा है, सबसे पहले सूर्योदय हो जाता है, अमेरिका में ऐसे ऐसे लोग रहते हैं, ऐसे ऐसे पहनावा है, ऐसे ऐसे लोग खाना खाते हैं, बड़ी मुश्किल है हम लोगों के लिए। अब हमें जानकारी तो मिल गई। अब हमने क्या किया, उन सारी पुरानी जानकारियों को जो हमें कहीं से मिली है, उनको भी कहीं से मिली हुई थी, तो जितने मुंह उतनी बातें हुई। इससे क्या होता है कि सच्चाई से हम धीरे धीरे दूर होते चले जाते हैं। तो भारत भाई साहब कभी नहीं आए, तो भारत के विषय में जो भी जानकारी देंगे ना, वो निश्चित रूप से ऐतिहासिकता से परे होगी, वो भ्रामक होगी, उसमें प्रामाणिकता का अंश कम होगा। चौथे पे हम लोग बात कर रहे हैं हेरोडोटस साहब की। हेरोडोटस, बिल्कुल ये क्रम से ही है। हेरोडोटस, ये जो हेरोडोटस साहब है, फादर ऑफ हिस्ट्री भी कहा जाता है इनको, नहीं, फादर ऑफ हिस्ट्री भी कहा जाता है। इनकी जो किताब है, उस किताब का नाम आप सबको पता है, हिस्टोरिका, नहीं, हिस्टोरिका किताब है। इस किताब में भारत के संदर्भ में कुछ जानकारी दे रहे हैं। इस किताब में यह क्या बता रहे हैं, भारत एवं ईरान अर्थात फारस के संबंधों की बात कर रहे हैं, संबंधों का वर्णन कर रहे हैं, सांस्कृतिक संबंधों की बात कर रहे हैं। कौन? हेरोडोटस साहब कर रहे हैं। हेरोडोटस बताते हैं अपनी किताब में, क्या बताते हैं? हेरोडोटस बताते हैं कि भारत ईरानी साम्राज्य का क्या था, 20वां क्षत्रपी था। क्षत्रपी का मतलब क्या है? क्षत्रपी का मतलब है प्रांत। याद रहेगा, हेरोडोटस साहब बताते हैं कि ईरान के राजा ने भारत पर अटैक किया, भारत को जीत लिया। अब पूरे भारत को नहीं, वही पश्चिमोत्तर क्षेत्र, सिंधु नदी के आसपास का क्षेत्र जीता,
और 20वां अपना प्रांत बना लिया। कौन? ईरानी लोगों ने भारत के जिन क्षेत्रों को जीता वो 20वें ईरानी प्रांत के रूप में स्थापित हुआ। कौन जानकारी दे रहा है? हेरोडोटस साहब कह रहे हैं भारत ईरानी साम्राज्य का 20वां क्षत्रपी। अब यह भी महत्वपूर्ण है कि क्षत्रप का या क्षत्रपी का मतलब क्या होता है? तो भाई प्रांत होता है। 20वां क्षत्रपी बनाया एवं ये जो 20वां क्षत्रपी बना भारत का वो क्षेत्र पश्चिमोत्तर क्षेत्र जो ईरान के द्वारा जीता गया, 20वां जो क्षत्रपी या प्रांत बना यहां से अर्थात इस पश्चिमोत्तर क्षेत्र से ईरान को कितना राजस्व जाता था यह भी बता रहे हैं, परीक्षा से पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। एवं यहां से 360 टैलेंट, अब टैलेंट उनकी कोई मुद्रा मापन की तकनीक रही होगी ईरान में, 360 टैलेंट सोना राजस्व के रूप में जाता था, राजस्व के रूप में भारत से जाता था। कहां? ईरान जाता था। यह बात कौन बता रहे हैं? हेरोडोटस। क्लियर है? 360 टैलेंट सोना कहां जा रहा है? ईरान जा रहा है। कहां से? तो भाई जा रहा है पश्चिमोत्तर भारत, सिंधु नदी का एरिया जिसको इन लोगों ने जीता हुआ था। आगे बात करते हैं। ये जो हमने देखा कि हेरोडोटस के बाद क्या होता है, तो भाई हेरोडोटस के बाद नियार्कस, अनेसिक्रिटीज, अरिस्टोबुलस का नाम आता है सिकंदर के साथ वाले। अब इनको देखते हैं। 5वें नंबर पे अब नोट करेंगे नियार्कस। नियार्कस को सिकंदर ने भेजा। सिकंदर को विश्व विजेता बनना था। नियार्कस को सिकंदर भेजता है कि भैया जाओ, तुम्हारे ऊपर बड़ा ही विश्वास करता हूं, तुम मेरे नौसेना अध्यक्ष हो, जाओ और जल मार्ग का पता लगाओ, भारत पहुंचना है, भारत के क्षेत्रों को जीतना है। तो नियार्कस को लेकर के यह सिकंदर का क्या था? सिकंदर का नौसेना अध्यक्ष था, नौसेना अध्यक्ष था। पहली बात, स्काईलैक्स सिंधु नदी को खोजने वाला पहला विदेशी, और वही दोबारा से काम अब सिकंदर के साथ वाले कौन कर रहे हैं? नियार्कस साहब कर रहे हैं। इसने भी सिंधु नदी के मार्ग का पता लगाया। दो बातें। इसके बाद अगला नाम आएगा अनेसिक्रिटीज का। अनेसिक्रिटीज को लेकर के एक महत्वपूर्ण बात कि इसने सिकंदर की जीवनी लिखी थी, याद रहेगा, अनेसिक्रिटीज। इसके बाद एक नाम आता है अरिस्टोबुलस का। अरिस्टोबुलस साहब एक किताब लिखे जिसमें क्या जानकारी है? इनकी किताब का नाम है हिस्ट्री ऑफ वॉर नामक एक किताब लिखते हैं। इस किताब में सिकंदर जिन क्षेत्रों पर अटैक करता है, जिन क्षेत्रों को जीतता है, उससे संबंधित जानकारी देखने को मिलती है। याद रहेगा? अरिस्टोबुलस। इसके बाद हम लोग बात करेंगे अब मेगास्थनीज की, और मेगास्थनीज में 15-20 मिनट का टाइम लगेगा इसको अच्छे से समझने में। ठीक है, मेगास्थनीज हेडिंग डालें और छोड़ दें आज के लिए।